अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम में हम देखेंगे कि किस तरह से मुस्तफ़ा और शर्जीना की ज़िंदगी जो है वो टूटी फूटी ही सही, मुश्किल ही सही, लेकिन आगे बढ़ रही है। एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे का साथ, ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। एक दूसरे की मोहब्बत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दौलत है या नहीं, पैसा है या नहीं, घर में फ़र्नीचर या ना ही किचन में खाने पीने का सामान। उन दोनों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन दोनों के पास सब कुछ है। उन दोनों के पास एक मोहब्बत का एहसास है जो कि उनकी रूहों में उतरता है तो सब कुछ सैराब कर देता है। शर्जीना जो है वो अपनी जॉब भी दोबारा स्टार्ट कर देती है और मुस्तफ़ा उसको किस तरह से मोहल्ले में उसकी वैन तक छोड़ने आता है, एक प्रोटेक्शन का एहसास दिलाता है, उसको बताता है कि मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। और शर्जीना जो है वो हर लम्हा मुस्तफ़ा की अपनी तरफ बढ़ती हुई मोहब्बत, अपनी तरफ बढ़ते हुए कदम को महसूस कर रही है और उसके दिल में भी मुस्तफ़ा के लिए मोहब्बत जन्म ले चुकी है। और ये रिश्ता इतना मज़बूत है कि वो मुस्तफ़ा को छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऑफिस से जब घर आती है तो मुस्तफ़ा को देखती है कि किस तरह से उसने घर के पर्दे भी लगा दिए, घर के लिए उसने वाटर कूलर का इंतज़ाम किया और किस तरह से किचन में सब्जियां बना रहा है और उसके लिए चाय बना रहा है। उसकी आंखों में तो जैसे पानी ही आ जाता है ये देखकर, और वो कहती है, मुस्तफ़ा तुम कब से इतना काम कर रहे हो, तुम तो बहुत ही सुघड़ हो, तुम्हारे अंदर इतनी स्किल्स हैं, तुम्हें तो किसी ने पहचाना ही नहीं। तो मुस्तफ़ा जो है वो भराई हुई आवाज़ में कहता है, हाँ, घर में जब अदील जो था उसको सब लोग कहते थे पढ़ो और मुझे सब निकम्मा समझते थे और सारे घर के कामों के लिए मुझे ही आवाज़ें पड़ती थी, मुस्तफ़ा ये कर दो, मुस्तफ़ा प्लम्बर को ले आओ। और उन लोगों के साथ काम करते करते मैं भी ये सारे काम सीख गया और देखो ना, अब मुझे सब कुछ करना आ गया है, बिजली भी ठीक करना आ गया है और नल भी ठीक करना आ गया है। तो शर्जीना जो है इस बात में भी उसकी हौसला अफजाई करती है। वो कहती है, चलो इसी बात के बहाने तुम्हारे अंदर इतनी स्किल्स आ गई। नाजरीन, कदम कदम पे एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, एक दूसरे की हिम्मत बनना, यही तो है वो खूबसूरत एहसास जो जब दिलों में जन्म लेता है तो एक सच्चा और मज़बूत रिश्ता बन के उभरता है। यही हाल है इस टाइम शर्जीना और मुस्तफ़ा का, किस तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मुस्तफ़ा जो है उसको यही परवाह है कि शर्जीना सारा दिन ऑफिस से थक के आई है और शर्जीना भी यही सोचती है कि मेरे पीछे से मुस्तफ़ा जो है वो सारा दिन काम करता रहा होगा। और जब ऑफिस से वापसी पे वो थोड़ी देर के लिए अपनी अम्मी के घर जाती है, हिम्मत करके अपनी अम्मी को सब कुछ बताती है, तो उसकी अम्मी कहती है, मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी और मेरा दिल भी ये गवाही दे रहा था कि मेरी शर्जीना जो है वो किसी मुश्किल में है और तुमने हमें क्यों नहीं बताया ये सारी बात, और तुम लोग उसी दिन हमारे घर आ जाते। और मुझे तो लगता है कि शायद रुबाब जो है वो इस घर में इसीलिए आई थी कि तुम दोनों को इस घर से निकाल सके और मुस्तफ़ा और तुम्हें जो है वो बेइज्जत करे। तो शर्जीना कहती है, हाँ आप शायद ठीक कह रही हैं, लेकिन जब अपने ही खोटे हों तो फिर आप बाहर वालों को क्या कहें। घर में अदील और उसकी अम्मा ने जिस तरह से रुबाब का साथ दिया, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने एक दफ़ा भी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। मैं तो चलो थी ही बहू। तो शर्जीना की माँ कहती है कि मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने नहीं दूँगी और तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। लेकिन शर्जीना को मुस्तफ़ा का एहसास था। वो कहती है, अम्मी पता नहीं मुस्तफ़ा ने खाना खाया होगा कि नहीं, मैं उसको इस हालत में छोड़ के यहाँ पे आपके हाथ का मज़ेदार खाना नहीं खा सकती, मैं अब चलती हूँ। तो उसकी माँ को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि वो मुस्तफ़ा का कितना ख्याल रख रही है और उसके दिल में मुस्तफ़ा के लिए कितनी मोहब्बत है। एक माँ के लिए ये एहसास ही बहुत सुकून वाला होता है कि उसकी बेटी जो है वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। भले उनके पास आज पैसे नहीं हैं, उनके हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मोहब्बत ऐसा रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। पैसे तो जनाब आज हैं और कल नहीं। तो जब शर्जीना जो है वो वापस आ जाती है और देखती है कि मुस्तफ़ा जो है वो किस तरह से घर को सारा सजा रहा है पुरानी चीज़ों के साथ, पुराने पर्दे लगाकर, और किस तरह से शर्जीना के लिए खाना बनाने की भी कोशिश कर रहा है, तो शर्जीना की आंखें तो भर ही आती हैं। शर्जीना उसको कहती है, मुस्तफ़ा तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। तो मुस्तफ़ा जो है उसकी आवाज़ ही भर आती है। वो कहता है, नहीं शर्जीना, तुम अभी जानती नहीं हो मैंने क्या क्या सोचा है तुम्हारे लिए,
اور جس طرح سے تمہاری بےعزتی ہوئی ہے، جس طرح سے تمہارے ساتھ سب نے سلوک کیا ہے، چلو میں تو تھا ہی کمتر، مجھے تو سارے پہلے ہی نکما سمجھتے تھے، لیکن تم تو اتنی قابل تھی، میرے ساتھ ساتھ تم بھی ذلیل ہو گئی، اور میں تمہاری عزت جو ہے وہ تمہیں واپس دلا کے چھوڑوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کر پایا تو پھر لعنت ہوگی مجھ پہ۔ تو شرجینا کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں مصطفیٰ، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میں کم پیسوں میں بھی، زمین پہ سونے میں بھی، گھر میں چیزیں نہ ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، تم جہاں جاؤ گے، تم جہاں رکھو گے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ناظرین، محبت کی ایسی مثال ہمیں کہیں دیکھنے سے بھی نہیں ملتی، کیونکہ آج کل تو مٹیریلسٹک دور ہے اور لڑکیاں زیادہ تر جو ہے اچھا گھر، اچھی گاڑی اور آسائشیں دیکھتی ہیں، اور اگر ان کے شوہر جو ہیں وہ کسی وجہ سے آسائشیں ان کو نہ دے پائیں تو پھر ان کے اوپر طعنے برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ جیسا شوہر ہو تو شرجینا جیسی بیویاں بھی آ ہی جاتی ہیں۔ تو جناب پھر جب مصطفیٰ اس کو کہتا ہے کہ نہیں شرجینا، میں تمہارے لیے چاہتا ہوں کہ کروڑوں کا گھر ہو، تمہارے پاس 60-65 لاکھ کی گاڑی ہو، اور تمہارا جب دل چاہے تم گاڑی کو بدل لو۔ یعنی کہ مصطفیٰ اب خواب دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ بہت سارے پیسے کمائے اور شرجینا کو خوش رکھے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ کبھی کبھی حالات کی بے دردی اور اپنوں کی ناانصافی اور بہت سارے زندگی کے دکھوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کبھی کبھی پیسہ کمانے کے لیے غلط راستوں پہ بھی چلا جاتا ہے۔ یہی وہ موڑ ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کا ڈیسائسو موڑ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ایک اچھا راستہ چن لیں یا پھر آپ ایک غلط راستے پر نکل جائیں۔ مصطفیٰ جو ہے وہ اس سٹیج پر تو ہے کہ وہ چاہتا ہے وہ بہت سارے پیسے کمائے، لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ کچھ ایسے شارٹ کٹس نہ ڈھونڈ لے جن سے وہ بہت سارے پیسے تو کما لے لیکن وہ راستہ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو۔ تو یہ تو ہمیں آنے والی قسط میں پتہ چل ہی جائے گا کہ آگے کیا ہوگا اور مصطفیٰ کس طرح سے پیسے کمائے گا شرجینا کے لیے، کیونکہ اب اس نے اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اس کی جس طرح سے بے عزتی ہوئی ہے، اگر اس کے پاس سٹیٹس ہوتا، پیسہ ہوتا تو کوئی بھی اس کے اوپر ان پیسوں کے لیے الزام نہیں لگا سکتا تھا، جیسے کہ کوئی عدیل اور رباب پہ الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ ان لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے۔ لیکن عدیل اور رباب کا تو کیا ہی کہنا، ان کا رشتہ جو ہے وہ جس مشکل دور سے گزر رہا ہے، اگر رباب کو اس بات کا اندازہ ہو جائے تو وہ تو بس آسمان ہی سر پہ کھڑا کر دے، کیونکہ جس طرح سے وہ عدیل کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلی گئی ہے سیر و تفریح کرنے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے ملنے، جو کہ دنیا کے 2 الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں۔ اور ناظرین، اس جیسی بروکن فیملیز کے بچے جو ہیں وہ اسی طرح کے ٹینٹرمز کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین، اس ڈرامے میں ایک یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی تلخ کلامی یا پھر اپنی آپسی جھگڑوں کی وجہ سے ایک ایسا مقام نہیں آنا چاہیے کہ جس پر میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، کیونکہ جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا بہت ان کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو الگ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا اثر بچوں کے معصوم ذہنوں پہ ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ رباب جو ہے وہ جس مینٹیلٹی کا شکار ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ اس کے پاس سے اس کے اوپر آیا ہے۔ اور ناظرین، رباب جو ہے وہ جب چلی جاتی ہے تو عدیل اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی ہو، میں تمہارے بغیر کیا کروں گا؟ تو رباب اس کو کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا ٹائم اپنے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ تو عدیل جو ہے وہ اس حالات میں بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ پہلے بھی رباب سے کافی تنگ آیا ہوا ہے، اس کے ٹینٹرم سے، اس کے عجیب سے ایروگنٹ بیہیویئر سے، تو اب اس کو صرف نتاشا ہی پیچھے نظر آتی ہے، اور وہ تو جناب شروع ہو جاتا ہے نتاشا کے ساتھ ملاقاتیں کرنے، اور اس سے ملنے کے لیے وہ ایون اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہ دونوں ہوٹل میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ اب ناظرین، لگتا تو ایسے ہی ہے کہ رباب جو ہے وہ عدیل کو سرپرائز دینے کے لیے کہیں اچانک سے باہر سے اپنا ٹرپ جو ہے وہ شارٹ کر کے واپس آ جائے گی اور اچانک ان دونوں کو اکٹھا دیکھے گی، اور پھر ناظرین وہ قیامت آئے گی کہ جس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔
दूसरी तरफ अदील के जो अब्बा हैं, आप जानते हैं कि वो तो पहले ही दिल के मरीज़ हैं और उनका ऑपरेशन हुआ हुआ है, लेकिन अब उनको शदीद किस्म का दुख है कि क्यों मुस्तफ़ा जो है वो इस घर से चला गया अपने सर पे चोरी का इल्ज़ाम लेके। क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने इतनी ईमानदारी से गुजारी है कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि उनके किसी बेटे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाए। पहले तो उस वक़्त उसका साथ दिया नहीं, और अब वो चला गया है तो उसकी जुदाई का रोग अपने दिल से लगा बैठे हैं। यही टाइम होता है नाज़रीन, उस वक़्त अगर ये मुस्तफ़ा को रोक लेते और कहते कि मुझे सबूत चाहिए मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़, और वो अपने बेटे के साथ खड़े हो जाते। अगर बेटे के साथ खड़े ना भी होते तो कम से कम उसके ख़िलाफ़ ना जाते और खामोश रहते, लेकिन उन्होंने मुस्तफ़ा को थप्पड़ मारा और फिर मुस्तफ़ा जो है वो इस घर से चला गया। कभी कभी ऐसे हालात जो हैं वो पैदा होना एक खुशकिस्मती भी होती है, वरना शर्जीना और मुस्तफ़ा इस टॉक्सिक माहौल में हमेशा के लिए रह जाते और कोई भी तरीका जो है वो इस घर से उनको अलग नहीं कर सकता था। और शर्जीना जिस तरह से सारों की काम वाली बनी हुई थी, पागलों की तरह सबके काम करती थी, ये कुछ अच्छा ही हुआ कि कम से कम अब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं, चाहे जितने मर्जी बुरे हालात में रहते हैं, लेकिन रहते तो हैं वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का वक़ार है, उनके सर पे छत है, कोई उनको घर से बाहर नहीं निकालने वाला। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसको हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। यहाँ पे दीजिएगा मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।